सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। और हम ये वीडियो अटल आवासीय विद्यालय में जो बच्चे कक्षा 9 और कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए बना रहे हैं, उनकी तैयारी में मदद के लिए बना रहे हैं। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो बच्चों को ज़्यादा प्रयास करना होगा, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी, तो उनकी मदद के लिए हम यहाँ पे हैं। और शुरू से शुरू करते हैं कि कक्षा 6 में जो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कुल 140 सीटें 6 के लिए अवेलेबल हैं, 70 बालकों के लिए और 70 बालिकाओं के लिए। इसी तरह से कक्षा 9 में भी 140 सीटें अवेलेबल हैं, 70 बालकों के लिए और 70 बालिकाओं के लिए। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, आपको तो केवल एक ही सीट चाहिए। तो आप अगर तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपको एक सीट मिल जाएगी। प्रवेश पत्र 22 फरवरी तक आपको मिल जाएंगे। और अगर 22 फरवरी तक प्रवेश पत्र नहीं मिलते हैं तो आपको करना ये है कि अपने ज़िले के श्रम विभाग के कार्यालय में जाइए और वहाँ से डुप्लीकेट प्रवेश पत्र ले लीजिए। कहाँ जाना है? वहीं जाना है जहाँ पे फॉर्म जमा किया गया, वहाँ जाएंगे, वहाँ प्रवेश पत्र मिल जाएगा। जब प्रवेश पत्र मिल जाएगा तो ये देखना होगा कि सेंटर कहाँ है। तो सेंटर का पहले से पता कर लीजिए कि सेंटर कहाँ है। और 11 बजे से पेपर है, 11 बजे से 1 बजे तक 25 फरवरी को। तो कोशिश ये करिए कि 11 बजे का पेपर है तो 9 साढ़े 9 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाए, जाके पहले से चीज़ें क्लियर कर लें, कहाँ कैसे बैठना है। देरी से निकलेंगे तो फिर समस्या होगी, तो प्रयास यही करना है कि जल्दी वहाँ पे पहुँच जाए। 6 के लिए अगर हम पेपर देखें तो 2 घंटे का समय है, उसमें 80 प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। 80 प्रश्न होंगे और कुल अंक हैं 100। और सारे जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। यानी एक प्रश्न दिया होगा, उसके 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 80 प्रश्न हैं और 100 अंकों के हैं। इसमें से 40 प्रश्न होंगे मानसिक क्षमता परीक्षण के, 20 प्रश्न हैं अंकगणित के और 20 प्रश्न हैं भाषा के। यानी कुल 80 प्रश्न हैं। कक्षा 5 के जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं 6 में प्रवेश के लिए, उनको 80 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 40 प्रश्न जो मानसिक क्षमता के हैं वो 50 अंक के होंगे। जो अंकगणित है 20 प्रश्न वो 25 अंक के होंगे। जो भाषा के 20 प्रश्न हैं वो 25 अंक, यानी कुल मिला के 80 प्रश्न और 100 अंक। और इसी तरह से 9 में अगर हम देखें तो 9 में जो 9 के लिए जो विषय पूछे जाएंगे वो है अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान। हिंदी से 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, अंग्रेजी से 15 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, विज्ञान से 35 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा और गणित से भी 35 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कुल मिला के 35 और 35 और 15 यानी होते हैं 100 अंकों का ये पेपर होगा। और उसी हिसाब से आपको तैयारी रखनी है। और ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं तो आपको प्रयास ये करना है कि तेज़ी से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अच्छे से रिवाइज करें। जहाँ तक पेपर की कठिनता का सवाल है तो जो कक्षा 6 में जो बच्चे जा रहे हैं उनसे 5 तक का ही प्रश्न पूछा जाएगा, उससे आगे का पूछा नहीं जाएगा। तो अगर आप 5 में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पेपर अच्छे से दे लेंगे। और हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें उसमें आपको और बता दें ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। और जो कक्षा 9 के लिए जा रहे हैं उनकी कठिनाई का स्तर क्या है कि कक्षा 8 तक का विज्ञान, भाषा यानी हिंदी, अंग्रेजी और गणित पूछी जाएगी और वो हमारी टीम आपके लिए उपलब्ध करा रही है। और अब हम बात करते हैं भाषा की। भाषा में हम शुरू करते हैं शब्द भंडार। शब्द भंडार में क्या है? विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। शुरुआत करते हैं विलोम शब्द से। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। मतलब वो शब्द जो विपरीत अर्थ बताते हैं उनको कहते हैं विलोम शब्द। और बहुत लंबी सूची है, बहुत सारी चीजें आपको मालूम है। उपकार का विलोम होता है अपकार, अगला का पिछला, ईमानदार का बेईमान, भारी का हल्का, जय का पराजय, अंदर का बाहर। खुशबू का विलोम शब्द होता है बदबू। उसके अलावा शकुन का विलोम अपशकुन, शत्रुता का मित्रता, शिक्षित का अशिक्षित, शुभ का अशुभ, शांति का अशांति। आदि का विलोम होता है अंत, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, कनिष्ठ का विलोम होता है वरिष्ठ, आज्ञा का अवज्ञा, कृतज्ञ का कृतघ्न। कृतज्ञ क्या होता है? जो व्यक्ति आपके द्वारा किए गए उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, और जो व्यक्ति आपके द्वारा किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। इसी तरह से सक्रिय, सक्रिय का विलोम होगा निष्क्रिय। निर्माण का विलोम शब्द होता है विनाश। मतलब कोई चीज बनाई जा रही है और कोई चीज खराब कर दी जा रही है। कोमल का विलोम होता है कठोर, आस्तिक का नास्तिक, साक्षर का निरक्षर, अच्छा का बुरा, जीवन का मरण, खूबसूरत का बदसूरत, सदाचारी का दुराचारी, सौभाग्य का दुर्भाग्य। धर्म का विलोम अधर्म, आकाश का विलोम पाताल, लाभ का विलोम हानि, एकत्र का। अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी के लिए जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसमें हम हिंदी की बात कर रहे हैं। और हिंदी में जैसा कि आपको पहले बताया गया कि हिंदी से 20 प्रश्न आएंगे जो 25 अंक के होंगे। उन 20 प्रश्नों में शुरुआत में आप देखेंगे कि पैसेज दिया रहेगा, कोई गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देने होंगे। और मजेदार चीज ये है कि गद्यांश पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सीधे गद्यांश में मिल जाता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर गद्यांश में नहीं मिलता है, लेकिन शब्द वहीं से उठाए जाते हैं। तो एक गद्यांश हम लेंगे और उस गद्यांश के माध्यम से हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे गद्यांश कैसा होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे उनका उत्तर हम लोग देंगे। तो आइए देखते हैं। एक गद्यांश दिया हुआ है, विनम्रता एक महान सद्गुण है, इसका अभिप्राय है विनम्र, कोमल और सुशील होना। यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है और इसको बच्चा क्या करेगा, पहले पढ़ेगा और उसके बाद इस पर प्रश्न क्या पूछेगा। विनम्रता एक महान, प्रश्न दिया, विनम्रता एक महान, रिक्त स्थान दिया है और इसके बाद फिर 4 विकल्प दिए हुए हैं। सद्गुण दिया हुआ है, बुराई दिया हुआ है, दोष दिया हुआ है और पाप दिया हुआ है। ये आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो करना आपको इसमें ये है कि जो सही ऑप्शन है आपको यहाँ चुन लेना। तो आप जानते हैं इसमें दिया हुआ है विनम्रता एक महान सद्गुण है और यहाँ आपने देखा सद्गुण दिया हुआ है, तो सद्गुण आपने चुन लिया। विनम्रता एक महान सद्गुण है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
दूसरा प्रश्न इसमें यह है, विनम्रता का अभिप्राय है अक्खड़ होना, सविनय होना, क्रूर होना, दयाहीन होना। तो आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, विनम्रता एक महान सद्गुण है, इसका अभिप्राय है विनम्र होना, कोमल होना और सुशील होना। तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कि इसका मतलब अक्खड़ होना नहीं होता है, इसका मतलब क्रूर होना नहीं होता है, इसका मतलब दयाहीन होना नहीं होता है, इसका मतलब होता है सविनय होना। और इसी पे तीसरा प्रश्न है, विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? उसके ऑप्शन है दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से, अध्यापकों के अनुभव से। 4 विकल्प दिए हुए हैं। विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से और अध्यापकों के अनुभव से। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। यानी आपका उत्तर ये होगा कि विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। तो आप वो वाला ऑप्शन टिक लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो 3 प्रश्न थे ये तो सीधे इसी पैसे से दिए हुए थे, लेकिन इसके बाद 2 प्रश्न और हैं। एक प्रश्न है घमंडी किसका पर्यायवाची है? अब देखिए इसमें घमंडी दिया तो है, घमंडी दिया तो है, लेकिन इसका पर्यायवाची नहीं दिया है। तो अगर आपको घमंडी का पर्यायवाची मालूम होगा तब तो आप कर लेंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 4 ऑप्शन है घमंडी का। घमंडी किसका पर्यायवाची है? विनम्र, कोमल, सुशील, अक्खड़। तो अक्खड़ उसका पर्यायवाची हो सकता है, क्योंकि घमंडी का पर्यायवाची विनम्र होता नहीं है, कोमल होता नहीं है, सुशील होता नहीं है। तो घमंडी किसका पर्यायवाची है? अक्खड़ का पर्यायवाची हो सकता है। तो आप अक्खड़ पे सही का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न दिया हुआ है, जिद्दी का विलोम है। जिद्दी का विलोम है मतलब उल्टा क्या है? और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अटल, कठोर, सहमत, स्वेच्छाचारी। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जिद्दी का विलोम अटल तो होगा नहीं, कठोर भी नहीं होगा, स्वेच्छाचारी भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो सकता है सहमत। जिद्दी का विलोम सहमत हो सकता है। मतलब यह है कि एक पैसेज दिया, उससे 5 प्रश्न पूछे, 5 वस्तुनिष्ठ ही होंगे, मतलब विकल्प दिए रहेंगे, लेकिन 3 जो थे वो सीधे सीधे इससे जुड़े हुए थे, और 2 ऐसे थे जो देखिए, एक घमंडी का प्रश्न, एक जिद्दी का। यहाँ पे पर्यायवाची पूछ लिया, यहाँ पे विलोम पूछ लिया, यानी 3 सीधे सीधे जुड़े हुए थे, और 2 ऐसे थे जो आपके शब्द भंडार की जानकारी ले रहे हैं कि शब्द भंडार आपका कितना अच्छा है, आपको विलोम शब्द आता है कि नहीं आता है, आपको पर्यायवाची शब्द आता है कि नहीं आता है, आपको अनेक। और इसी पे तीसरा प्रश्न है, विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? उसके ऑप्शन है दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से, अध्यापकों के अनुभव से। 4 विकल्प दिए हुए हैं। विनम्र व्यक्ति किससे सीखता है? दूसरों के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से, अभिभावकों के अनुभव से और अध्यापकों के अनुभव से। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। यानी आपका उत्तर ये होगा कि विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। तो आप वो वाला ऑप्शन टिक लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। देखिए ये जो 3 प्रश्न थे ये तो सीधे इसी पैसेज से दिए हुए थे, लेकिन इसके बाद 2 प्रश्न और हैं। एक प्रश्न है घमंडी किसका पर्यायवाची है? अब देखिए इसमें घमंडी दिया तो है, घमंडी दिया तो है, लेकिन इसका पर्यायवाची नहीं दिया है।
तो अगर आपको घमंडी का पर्यायवाची मालूम होगा तब तो आप कर लेंगे, और नहीं तो नहीं कर पाएंगे। 4 ऑप्शन है घमंडी का। घमंडी किसका पर्यायवाची है? विनम्र, कोमल, सुशील, अक्खड़। तो अक्खड़ उसका पर्यायवाची हो सकता है, क्योंकि घमंडी का पर्यायवाची विनम्र होता नहीं है, कोमल होता नहीं है, सुशील होता नहीं है। तो घमंडी किसका पर्यायवाची है? अक्खड़ का पर्यायवाची हो सकता है। तो आप अक्खड़ पे सही का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न दिया हुआ है, जिद्दी का विलोम है। जिद्दी का विलोम है मतलब उल्टा क्या है? और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अटल, कठोर, सहमत, स्वेच्छाचारी। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जिद्दी का विलोम अटल तो होगा नहीं, कठोर भी नहीं होगा, स्वेच्छाचारी भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो सकता है सहमत। जिद्दी का विलोम सहमत हो सकता है। मतलब यह है कि एक पैसेज दिया, उससे 5 प्रश्न पूछे, 5 वस्तुनिष्ठ ही होंगे, मतलब विकल्प दिए रहेंगे, लेकिन 3 जो थे वो सीधे सीधे इससे जुड़े हुए थे, और 2 ऐसे थे जो देखिए, एक घमंडी का प्रश्न, एक जिद्दी का। यहाँ पे पर्यायवाची पूछ लिया, यहाँ पे विलोम पूछ लिया, यानी 3 सीधे सीधे जुड़े हुए थे, और 2 ऐसे थे जो आपके शब्द भंडार की जानकारी ले रहे हैं कि शब्द भंडार आपका कितना अच्छा है। आपको विलोम शब्द आता है कि नहीं आता है, आपको पर्यायवाची शब्द आता है कि नहीं आता है, आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द आता है कि नहीं आता है। तो ये जानकारियां लेने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पैसेज आएगा, आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना है, और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उनकी लाइनों में आपको उत्तर मिल जाएगा। एक और चीज, शुरुआती प्रश्न आमतौर पे यही होता है कि शुरुआती प्रश्न का उत्तर शुरुआती लाइनों में होगा, बीच वाले प्रश्न का उत्तर बीच वाले लाइन में होगा, और बाद वाले प्रश्न का उत्तर नीचे वाली लाइन में होगा। तो आप ये भी देखेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। लेकिन इसका तरीका ये है कि एक बार जल्दी से उस पैसेज को पढ़ लो, और फिर दोबारा प्रश्न जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न का कहाँ पे उत्तर दिया हुआ था। तो आप फिर से उस लाइन को पढ़ेंगे तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से और पैसेज आ सकते हैं, और उन पैसेज को आप देख सकते हैं। जैसे एक पैसेज था कि आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सामान बनाने वाली अनेक कंपनियों ने सामान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ से लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। ये पैसेज दिया हुआ है। अब ये पैसेज क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में है, और इसमें भी 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान ... थे। क्या थे? पर्यावरणवादी थे कि वैज्ञानिक थे कि अध्यापक थे कि चिकित्सक थे? क्या थे? पर्यावरणवादी थे। अगला प्रश्न है, उनका गांव किससे घिरा हुआ था? तो आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। 4 ऑप्शन है, गहरे वनों से घिरा हुआ था, भूरे वनों से घिरा हुआ था, हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, सूखे वनों से भरा हुआ था। तो आप देखेंगे कि जो तीसरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तीसरा प्रश्न है, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप ... आने लगी। क्या आने लगी? तो आपने उधर देखा 4 विकल्प है। विनाशकारी बाढ़ आने लगी, अनावृष्टि आने लगी, तीव्र रोशनी आने लगी, बाढ़ द्वार आने लगी। अब आप देखें पैसेज में लिखा हुआ है, पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उसी पैसेज में प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन उसके नीचे 2 प्रश्न और हैं। एक प्रश्न है, 3 प्रश्न हो गए इस पैसेज के। चौथा प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगला प्रश्न है, मूल्यवान का पर्यायवाची क्या है? तो आप देखेंगे कि 3 तो सीधे जुड़े हुए थे और बाद में क्या हुआ, संज्ञा के प्रकार से एक प्रश्न पूछ लिया और पर्यायवाची से एक प्रश्न पूछ लिया। तो इसीलिए हमारा प्रयास यही है कि पैसेज तो हम बता ही रहे हैं, उसके अलावा हम बाकी चीजें भी बताएंगे। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सारी चीजें हम बताएंगे। तो तब तक के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो हम फिर थोड़ी देर में जारी करेंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे पर्यायवाची शब्दों की और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक समझ लेंगे तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आप खुद से बना सकते हैं, स्वयं से बना सकते हैं। उसके लिए करना ही होगा, केवल आपको जल के पर्यायवाची याद रखना है। जल, जल यानी पानी। जल के जो पर्यायवाची होते हैं वो है पानी के जल, वारि, नीर, तोय, अम्ब। पानी के पर्यायवाची हैं जल, वारि, नीर, तोय, अम्ब। और हमने उसमें ज लगा दिया, जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अम्बुज। ज यानी जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? पानी में। तो ये हो गया कमल का। कमल के पर्यायवाची हो गए जलज, वारिज, नीरज, तोयज, अम्बुज। और उसी में अगर हमने द लगा दिया, मतलब पानी को, पानी कहां से आ रहा है? जलद, वारिद, नीरज, तोयद, अम्बुज। द लगाया तो बादल के पर्यायवाची हो गए। द हटा के अगर हम धर लगा दें तो भी बादल बनेगा। जलधर, वारिधर, नीरधर, तोयधर, अम्बुधर। अब हमने धर मिटा दिया और निधि लगा दिया। निधि मतलब होता है खजाना, कोष। तो निधि जब लगा दिया, जल निधि, वारि निधि, नीर निधि, तोय निधि, अम्बु निधि। तो ये जल सबसे अधिक कहां मिलता है? समंदर में। तो हो जाएगा समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे जल निधि, वारि निधि, नीर निधि, तोय निधि, अम्बु निधि। और निधि में से निधि मिटा दें, केवल धी रखें। जलधि, वारिधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि। तो भी ये समुद्र। यानी आप देखिए कि हमने थोड़ा थोड़ा बदलाव किया और आपको 5 पानी का, 5 कमल के पर्यायवाची, बादल के 10 और समुद्र के 10 पर्यायवाची आपको इतनी आसानी से याद हो गए। थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और अब और चीजों की बात करते हैं, और पर्यायवाची की बात करते हैं। शिव, शिव के पर्यायवाची हैं महादेव, नीलकंठ, विश्वनाथ। हवा के पर्यायवाची समीर, वात, मारुत। राजा के पर्यायवाची शब्द हैं भूपति, भूप, महिपाल। गधा के पर्यायवाची हैं खर, धूसर, शीतला वाहन। मोर के पर्यायवाची शब्द हैं मयूर, कलापी, शिखी। चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं रजत, रूपा, रूपक। युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं समर, संग्राम, रण। तो इस तरह से आप बहुत सारे पर्यायवाची शब्द देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। दुश्मन, दुश्मन का पर्यायवाची शत्रु, रिपु, अमित्र। विद्वान के पर्यायवाची शब्द हैं सुविज्ञ, कोविद, मनीषी। बरसात यानी बारिश, बारिश के पर्यायवाची शब्द हैं बारिश, वर्षा, वृष्टि, मेघ। राह के पर्यायवाची शब्द हैं राह यानी रास्ता, पथ, मार्ग,
रास्ता, ये सब राह के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही खंड, खंड के पर्यायवाची हैं अंग, भाग, अवयव। धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं धनु, सारंग, शरासन। ऐसे ही रावण जो लंका का राजा था तो उसके पर्यायवाची शब्द होंगे, लंका का राजा था तो लंकापति, लंकेश। उसके 10 मुंह थे तो दशानन। तो ये सब क्या है, रावण के पर्यायवाची। दशानन, लंकापति, लंकेश, ये सब रावण के पर्यायवाची हो गए। इसके अलावा उचित, बोलते हैं ये उचित है, तो उचित का पर्यायवाची क्या, उपयुक्त, ठीक, सही। उच्च, उच्च के पर्यायवाची उत्कृष्ट, ऊंचा, श्रेष्ठ। होठ जो होता है, होठ, उसके पर्यायवाची ओष्ठ, अधर, ओठ। वन यानी जंगल, जंगल, विपिन, कानन। दुर्बल के पर्यायवाची कमजोर, निर्बल, बलहीन। घर, घर का पर्यायवाची सदन, गृह, आवास। आग के पर्यायवाची धनंजय, वायु सखा, विभावसु। वार्ता, वार्ता के पर्यायवाची शब्द बातचीत, गपशप, गुफ्तगू। काम के पर्यायवाची काम, कार्य, काज, कर्म। पेड़ के पर्यायवाची शब्द तरु, द्रुम, पादप। गाय के पर्यायवाची शब्द गाय के, गौ, गैया, गौ। सागर की बात अभी इतनी सारी हो गई। सागर, समुद्र, नीर निधि, उदधि, जल निधि, वार, वार निधि, नीर निधि। 10 यहाँ पे लिख दिए गए। प्रसन्नता, प्रसन्नता के पर्यायवाची शब्द खुशी, हर्ष, उल्लास। पहाड़ के पर्वत, गिर, शैल, ये सब पहाड़ के पर्यायवाची। विशेष के पर्यायवाची शब्द विशिष्ट, खास, प्रमुख। और धरती के पर्यायवाची शब्द धरा, जमीन, वसुंधरा। शब्द भंडार के वीडियोस में आपका स्वागत है। और इससे पहले हमने बात की थी विलोम शब्द की, आज बात करेंगे पर्यायवाची शब्द। देखिए, जो हमने गद्यांश दिखाया था, आपको बताया था कि भाषा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें गद्यांश दिया होगा और गद्यांश को पढ़ने के बाद उसका उत्तर देना है, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। और कल हमने दिखाया था कि एक गद्यांश दिया हुआ था और उसके बाद गद्यांश के बाद उसी के बाद 5 प्रश्न थे। तो जो 5 प्रश्न थे उसमें से 3 प्रश्न तो ऐसे थे जो सीधे सीधे गद्यांश पर आधारित थे। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा का एक पैसेज हमने बताया था, तो उसमें ये दिखाया कि पहला प्रश्न आया था कि सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, तो पर्यावरणविद थे। तो 3 प्रश्न सीधे सीधे गद्यांश पे, और जो 2 प्रश्न बाद में आए वो क्या थे, वो या तो गद्यांश में आए हुए शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है, या फिर पर्यायवाची पूछ रहा है, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है, या फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनकी बात कर रहा है। तो इसीलिए हम ये शब्द भंडार के लिए अलग से कार्य कर रहे हैं और आज इसी क्रम में बातचीत हो रही है पर्यायवाची शब्द की। किसी शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाले समान अर्थ के शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किसी शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाले समान अर्थ के शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शब्द का पर्यायवाची लगभग समान अर्थ का होता है लेकिन भाव थोड़ा सा अलग होता है, तो कई बार हम उसको दरकिनार कर देते हैं। बच्चों के लिए बात नहीं है, जब आप बड़े होंगे तो फिर आप इन चीज़ों को और अच्छे समझेंगे कि उसका भाव क्या है। हम सीधे चलते हैं कुछ पर्यायवाची शब्दों में। आकाश है, आकाश, आकाश का पर्यायवाची गगन, अंबर, व्योम। जल का पर्यायवाची नीर, तोय, अम्बु।
बादल का, नीरद, तोयद, अम्बुद। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, ये इस ट्रिक की चर्चा हम डिटेल में अगले वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ बताते हैं कि जल का आपको याद हो गया, जल का पर्यायवाची याद हो गया, नीर, तोय, अम्बु, ये जल के पर्यायवाची। अगर इन सब में आपने ज लगा दिया, इनमें आपने क्या किया, ज लगा दिया, हो गया नीरज, तोयज, अम्बुज। तो ये क्या हो गया, ये कमल के पर्यायवाची हो गए, ये कमल के पर्यायवाची हो गए। और इन्हीं में अगर हमने द लगा दिया, नीरद, तोयद, अम्बुद, तो फिर ये बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो आप देखिए, और ये क्यों लगाया गया है, ज मतलब जैसे जन्म हो रहा है, नीर में जन्म हो रहा है, यानी पानी में जन्म हो रहा है, किसका, कमल का। तोय यानी पानी, पानी में ज लगा मतलब क्या हुआ, जन्म हो रहा है, इसलिए नीरज भी कमल है, तोयज भी कमल है, अम्बुज भी। तो देखिए आपने जल याद किया, अगले वीडियो में मैं ये पूरी ट्रिक आपको अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आकाश के पर्यायवाची गगन, अंबर, व्योम, जल के पर्यायवाची नीर, तोय, अम्बु, बादल के नीरद, तोयद, अम्बुद, कमल के नीरज, तोयज, अम्बुज, अंधेरा के पर्यायवाची तिमिर, तम, अंधकार, तोता, जो तोता होता है उसके शुक, कीर, दाड़िम प्रिय, मनोरथ यानी इच्छा, तो इसके पर्यायवाची हो सकते हैं लालसा, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। बेटा के पर्यायवाची होते हैं तनय, नंदन, सुत। बिजली के पर्यायवाची होते हैं दामिनी, चंचला, सौदामिनी। मनुष्य यानी आदमी, मनुष्य, आदमी, मनोज, नर, मानव। सोना सोने वाला सोना नहीं, सोना आभूषण वाला सोना, तो उसके पर्यायवाची कुंदन, स्वर्ण, कनक। चंद्रमा के पर्यायवाची हिमांशु, मयंक, शशि। दुष्ट के पर्यायवाची अधम, खल, पामर। तो अगले वीडियो में हम और पर्यायवाची शब्द लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे पर्यायवाची शब्दों की, और पर्यायवाची हम लेके आपके लिए आए हैं वार्ता के पर्यायवाची शब्द हैं बातचीत, गपशप, गुफ्तगू। काम के पर्यायवाची शब्द हैं कार्य, काज, कर्म। पेड़ के पर्यायवाची हैं तरु, द्रुम, पादप। गाय के पर्यायवाची हैं गौ, गैया, गौ। सागर के पर्यायवाची हैं समुद्र, उदधि, नीरनिधि, जलनिधि, वारनिधि, नीरनिधि, तोयनिधि, अम्बुनिधि, जलधि, वारिधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि। तो आपने देखा कितने सारे समुद्र के पर्यायवाची हो गए, और सागर भी बोलते हैं, समंदर भी बोलते हैं, समुद्र भी बोलते हैं, तो इतने सारे पर्यायवाची हो गए समुद्र के। प्रसन्नता का पर्यायवाची खुशी, हर्ष, उल्लास। पहाड़ के पर्यायवाची पर्वत, गिर, शैल। विशेष मतलब क्या होता है, खास, तो इसके पर्यायवाची होंगे खास, मुख्य, प्रमुख, विशिष्ट, विशेष, ये सब पर्यायवाची। नवीन, नया, नव, नव्य, नूतन, ये सब इसके पर्यायवाची हैं नवीन के। विशाल माने बड़ा, तो विशाल के पर्यायवाची विशाल, बड़ा, भीमकाय, कई बार महान भी जोड़ दिया जाता है।
नगर, नगर के पर्यायवाची शहर, पुर, पौर, ये सब नगर के पर्यायवाची हैं। धरती, पृथ्वी, पर्यायवाची क्या है? धरा, जमीन, धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा। शेर, शेर जंगल का राजा होता है और पशुओं का भी राजा होता है, तो उसका पर्यायवाची पशुराज। शेर, सिंह, केसरी, नाहर, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं। उदास, उदास का मतलब दुखी, अनमना, विमुख। उन्नति, उन्नति के पर्यायवाची प्रगति, विकास, उत्थान, ये सब उन्नति के पर्यायवाची हैं। उद्देश्य मतलब क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, ध्येय, प्रयोजन, उद्देश्य, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उद्यम, उद्यम का मतलब आप किसी चीज की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो इसके पर्यायवाची प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, ये सब उद्यम के पर्यायवाची। उत्पाद, उत्पाद के पर्यायवाची कोई चीज पैदा हो रही है तो पैदावार, उपज, वस्तु, ये सब उत्पाद के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से आप पर्यायवाची शब्द बनाते रहेंगे, बहुत सारे पर्यायवाची आपको मिलते रहेंगे। इससे होगा क्या, आपके शब्द भंडार जो है उसमें काफी वृद्धि होगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं साथ के साथ कि ज लगाने से क्या होता है। ज, ज, ज को हमने अनुज, अनु में लगाया तो हो गया अनुज। ज को हमने अनु में लगाया तो हो गया अनुज। और ज को हमने अग्र में लगाया, अग्र और ज लगा दिया, अग्रज, यानी छोटा भाई हो गया और ये बड़ा भाई हो गया। ज मतलब जैसे क्या हो रहा है, जन्म, किसने पहले जन्म लिया, किसने बाद में जन्म लिया। और देखिए अनु में जब ज लगा दिया तो छोटा भाई हो गया, और अग्र में लगा दिया तो बड़ा भाई हो गया। और यही ज को अगर हम करते जा तो बहन हो जाएगी, या भाई है तो बहन हो जाएगी, अनुजा, अग्रजा। तो इस तरह की चीजें हम आगे करते रहेंगे। और पर्यायवाची शब्द आप बहुत सारे याद करिए, ये सब जो हमने बताए हैं पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।